एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 22। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन देख रहे थे DPP3 को सॉल्व कर रहे थे। DPP3 के सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाते हैं। 21st क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब देखिए 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x किलोजूल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट विल बी। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी H एटम का फॉर H एटम, और आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू x किलोजूल। x किलोजूल। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट स्टेट 0 माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। और मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका जितना एनर्जी माइनस में होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना प्लस में हो जाएगा। या आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस x किलोजूल, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है? x किलोजूल। ठीक बात है, फर्स्ट एनर्जी आ गया। अब वो बोल रहा है कि सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिएगा। तो एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट कितना हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ दैट सेम एटम और आयन होता है E1 अपॉन n स्क्वायर। E1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? माइनस x अपॉन 4 किलोजूल। अच्छा E3 क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा E1 अपॉन 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? E3 इज इक्वल टू E1 अपॉन 9। कितना हो जाएगा? E1 कितना है? माइनस x अपॉन 9 किलोजूल। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जंप टू थर्ड ऑर्बिट, तो डेल्टा E फ्रॉम 2 to 3 कितना चाहिएगा? E3 माइनस E2। E3 माइनस E2 कितना हो जाएगा? माइनस x बाई 9 माइनस माइनस एक्स बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? x बाई 4 तो आ जाएगा प्लस में, माइनस एक्स बाई 9 आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा? 36, 9 4 का एलसीएम आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 9x माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा ये? 9x माइनस 4x, 5x अपॉन 36। 5x अपॉन 36, 5x 7.2x, 5x अपॉन 36, फोर्थ आंसर। क्लियर है अच्छी तरह से। नेक्स्ट अपन देखते हैं 22 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज न्यू जीरो। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन इमिटेड बाय सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, सेम हीलियम का हो तो फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान दीजिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन, फ्रीक्वेंसी होता है C अपॉन लेमडा और C इंटू न्यू बार। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा C इंटू RH इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, 1 अपॉन N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि सेम आपको बार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन, बार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का हाइड्रोजन एटम के लिए बार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी ऑफ बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन इन H, वो कितना दे दिया आपको? न्यू जीरो। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन इन हीलियम प्लस आपसे पूछा है, ठीक है ना, इसकी लैंग्वेज में। तो जब सेम बार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन इसका, बार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन इसका, बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन जो होता है फर्स्ट लाइन, उसके लिए N3 से N इज इक्वल टू 3 से N इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हो जाएगा आपका N2, ये हो जाएगा आपका N1। तो ये तो सेम रहेगा। जब सेम सीरीज का सेम लाइन चाहिए दोनों में, तो ये तो क्या हो गया? सिमिलर। अच्छा RH क्या हो गया? सिमिलर, सेम, ऑलमोस्ट सेम, वैसे थोड़ा थोड़ा एटम में बदलता है। C क्या हो गया? सेम। तो केवल क्या हो जाएगा? चेंज क्या हो रहा है? ओनली ये चीज चेंज हो रही है, तो न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं न्यू, जो अननोन है उसको ऊपर रख लीजिए, जो नोन है उसको नीचे रख लीजिए। न्यू ऑफ बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन इन हीलियम प्लस अपॉन न्यू ऑफ बार्मर सीरीज फर्स्ट लाइन इन
हाइड्रोजन इज इक्वल टू जेड ऑफ हीलियम प्लस स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर। ये हो जाएगा जेड ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर। ये कितना है निकालना है अपने को, न्यू BS1 इसको x मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है न्यू 0। हीलियम प्लस का जेड कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी x कितना आ जाएगा 4 न्यू 0, 4 न्यू 0। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। 23 24 द रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट इज। किसी भी एटम के लिए दे दिया फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट, एटम दिया नहीं तो कुछ भी मान लीजिए, एटम नहीं दिया तो कोई भी पर्टिकुलर एटम मान लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर में रेडी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन जेड। जेड तो कांस्टेंट है, सेम एटम के लिए निकालना है तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 n इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर। 25 नंबर देखिएगा। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी A0 देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 9A0 हो जाएगा। 25 नंबर R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट का दे रखा है A0 तो थर्ड का हो जाएगा 9A0। बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ये हो जाएगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ H2 मॉलिक्यूल नो। द सोलर स्पेक्ट्रम तो पहले से एक्सप्लेन हो रखा था। सेकंड आंसर हो जाएगा 26 का। 27 द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ 2000 वेवलेंथ टू द रेट ऑफ 4000 अगेंस्ट। देखिए 27 एक वेव है, वेव 1 रेडिएशन 1 क्या है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ इसको लैम्डा 1 बोल देता हूं मैं। रेडिएशन वेवलेंथ एंड एनर्जी। रेडिएशन 1 की वेवलेंथ दे रखी है इसने, जिसको मैं लैम्डा 1 बोलूंगा 2000 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी E1। और रेडिएशन 2 जो है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी E2, 1 क्वांटम की एनर्जी। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन 2000, यानी हमसे क्या पूछा है, इस फोटोन की एनर्जी ऑफ 1 अपॉन एनर्जी ऑफ 2। अब एनर्जी क्या होता है, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। H और C तो कॉमन आके कट जाएगा, लैम्डा के इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होगा, तो E1 ऊपर आ रहा तो लैम्डा 1 नीचे, E2 नीचे आ रहा तो लैम्डा 2 ऊपर। कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम, 2:1। क्लियर अच्छी तरह से, 2:1 और 2। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम में बी कंसिडर्ड सिमिलर टू द हीलियम एटम के अंदर 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, Li प्लस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, Li प्लस हैज 2 इलेक्ट्रॉन। Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके सिमिलर हो उनके सिमिलर होगा वो। एनर्जीज लाइंस की हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस उतनी मिलेगी, सीरीज वैसे की वैसे मिलेंगी। हालांकि उन सीरीज की उन लाइंस की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, बट सिमिलर मिलेगा। ऑन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, नो नहीं ऐसी बात नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव तो करता ही है। इलेक्ट्रॉन मूव एमिटिंग रेडिएशन, नो। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, यस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h/2π, इज nh/2π, नॉट h/2π, जहां n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4। तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा 29 का। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ H एटम। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। इससे निकाल लीजिएगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड में सारे ऑप्शन दिए हुए, तो 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से z क्या कर दोगे, पुट बोल लीजिए, z1 और n3, इससे निकाल लेना। नेक्स्ट आता है 31 फॉर आयनाइजिंग एन एक्साइटेड H atom the energy required in excited H atom उत्तेजित H परमाणु, मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट
और हायर ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट। तो अगर H एटम के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट, इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें -3.41 है, इसमें -1.51 है, -0.85 है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0 है। तो एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन कम से कम यहाँ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, या सेकंड या थर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना चाहिएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से यहाँ तक 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम एनर्जी चाहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आ जाएगा 3.4 और लेस, मोर देन 13.6, लिटिल लेस देन 13.6, 3.4 और लेस। केवल 3.4 देके कंफ्यूज कर सकता था, 3.4 और लेस। फर्स्ट आंसर 32. The wavelength of the third line of Balmer series for H atom is, wavelength of the third line of, next देखिएगा 32, wavelength of the third line, wavelength of third line of Balmer series। भाई Balmer series की थर्ड लाइन कब मिलती है, जब n इज इक्वल टू हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आता है तो Balmer सीरीज मिलती है। n इज इक्वल टू 3 से 2 में आता है तो Balmer सीरीज का फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में आता है तो Balmer सीरीज का सेकंड लाइन। थर्ड लाइन कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन 5 से, तो Balmer सीरीज का जो है वो Balmer सीरीज थर्ड लाइन, Balmer सीरीज था थर्ड लाइन मिलेगा। तो उस समय वेवलेंथ क्या होगा, म्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। न्यू बार खुद क्या होता है, 1/λ। न्यू बार खुद 1/H एटम है। H एटम के लिए ये तो RH का RH रहने दो, R कैपिटल H लिख दिया इसको H एटम के लिए, इसलिए Z हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/λ इज इक्वल टू, इसके लिए n1 कितना हो जाएगा 2 और n3 कितना हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा 5। सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/4 माइनस 1/25। ये कितना जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू एलसीएम क्या जाएगा 100, यहाँ कितना जाएगा 25 माइनस 4, 25 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 21/100। तो लेमडा कितना हो जाएगा 100/21 RH, 100/21 RH। सेकेंड आंसर 33 नंबर देखिएगा। A photon was absorbed by H atom in its ground state and the electron was promoted to the fifth orbit। H एटम के अंदर क्या हुआ, H एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ चला गया, n इज इक्वल टू 5 में चला गया, n इज इक्वल टू 1 से, promoted to fifth state। When the excited atom returned to this ground state, visible and other quantas were emitted। other quantas are, देखिए 2 से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन यूवी रेज, 5 से 2 में आएगा तो बार्मर सीरीज का थर्ड लाइन विजिबल रे, और 3 to 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का सेकंड लाइन यूवी रेज, और 4 से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन यूवी रेज। तो विजिबल रीजन में तो ये हो गई, बाकी सारी अदर हो गई। तो आपसे पूछा क्या है, विजिबल एंड अदर क्वांटाज आर, अदर क्वांटाज, तो अदर क्वांटाज विजिबल देन विजिबल रीजन, तो ये तो सारे हो जाएंगे, 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 3 एंड 4 तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। करेक्शन कर लेना आंसर की में 33 का 1 3 एंड 4, अगर 1 3 4 नहीं दिया हुआ है तो। If the shortest wavelength of H atom in Lyman series is X, then longest wavelength in Balmer series of helium plus 1 will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ H एटम इन लाइमन सीरीज। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज
इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसका होगा उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम एनर्जी लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज। भाई लाइमन सीरीज में n इज इक्वल टू 2 और 3 और 4 और 5 और इनफाइनाइट से जब n इज इक्वल टू 1 में आता है तो लाइमन सीरीज मिलता है। ठीक है, जब 2 से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन मिलेगा, 3 से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का सेकंड लाइन मिलेगा, और जब इनफाइनाइट से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन, लाइमन सीरीज का लास्ट और लिमिटिंग लाइन बोलते हैं इसको, लिमिटिंग लाइन। लास्ट और लिमिटिंग सीमांत रेखा, अंतिम रेखा, इनफाइनाइट से 1 में आएगा। ये जो होती है जब 2 से 1 में आता है, जब 2 से 1 में आता है तो ये इसकी मिनिमम एनर्जी लाइन और मिनिमम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर लाइन और मैक्सिमम लैम्डा लाइन यानी लॉन्गेस्ट लैम्डा लाइन। किसी भी सीरीज का ध्यान दीजिएगा, किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन, किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन उस सीरीज का लोवेस्ट एनर्जी लाइन, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट वेव नंबर लाइन और मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन होगा। एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, ई कम तो लैम्डा ज्यादा। और किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन अपनी सीरीज का हाईएस्ट एनर्जी लाइन, अपनी सीरीज का हाईएस्ट एनर्जी लाइन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाइन, हाईएस्ट वेव नंबर लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन होगा। तो शॉर्टेस्ट लैम्डा ऑफ मैक्सिमम एनर्जी लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू लास्ट और लिमिटिंग लाइन ऑफ, लास्ट और लिमिटिंग लाइन ऑफ, लास्ट और लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट और लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये इसका उसने बोल दिया, इसका जो वेवलेंथ है समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट लैम्डा लाइन, शॉर्टेस्ट लैम्डा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी लाइन, शॉर्टेस्ट लैम्डा लाइन इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी लाइन इज इक्वल टू लास्ट लाइन। इसका जो ऑफ एच एटम, ये जो ऑफ एच एटम है ना उसका वो बोल रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो है ना वो x है, इसका उसने बोल दिया x है। तो बताइए बामर सीरीज के, हीलियम प्लस के बामर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन का लैम्डा क्या होगा? देन व्हाट विल बी लैम्डा ऑफ लॉन्गेस्ट लैम्डा लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है। लॉन्गेस्ट लैम्डा लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी लाइन, मिनिमम एनर्जी लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, लॉन्गेस्ट लैम्डा लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी लाइन, मिनिमम लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट लैम्डा लाइन, मैक्सिमम एनर्जी लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन कब मिलता है? लाइमन सीरीज का, लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन है तो कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में आएगा। तो लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 1। अच्छा एच एटम है, ये एच एटम के लिए तो Z कितना हो जाएगा? 1, और इसके लिए हीलियम प्लस 1 के लिए Z कितना हो जाएगा? 2। समझ आ गई बात? ये मिला लेंगे अब अपन, ध्यान दीजिएगा। फॉर लास्ट लाइन ऑफ hydrogen, last line of Lyman series of hydrogen, 1 upon lambda is equal to RH into 1 square, 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square, 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square।
1 अपॉन लेमडा, इसको मैं बोल देता हूँ लेमडा वन बोल देता हूँ। फॉर लास्ट लाइन ऑफ एडिशन ये जो लेमडा 1 इसको मैं x, तो 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू आर एच इंटू, 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0, 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू आर एच। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, जो लेमडा है वो लेमडा 2 मान लेता हूं, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू आर एच इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू आर एच इंटू 4, 1/4 माइनस 1/9। तो ये क्या हो जाएगा, आर एच इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 9 और 4 का एलसीएम 36, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5/36, 5/36, 4 9 जा 36, तो ये आपका कितना आ गया 5 आर एच अपॉन 9। तो आपको लेमडा 1 यहां से लेमडा 1 निकालो, लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एच, लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एच, और ये 1 अपॉन लेमडा 2 है, 1 अपॉन लेमडा 2 इज 5 आर एच बाई 9, हेंस लेमडा 2 इज इक्वल टू 9/5 आर एच। ये आ गया। अब हमें जो निकालना होता है उसको हमेशा ऊपर रखना चाहिए, और हमें जो तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू, लेमडा 2 क्या है 9/5 आर एच, लेमडा 1 क्या है, लेमडा 1 क्या है 1 अपॉन आर एच, तो आर एच से आर एच कैंसिल 9/5, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 9/5 लेमडा 1, और लेमडा 1 क्वेश्चन में क्या दे रखा है x, तो 9/5x, 9/5x फर्स्ट आंसर, 34 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 35 अकॉर्डिंग टू समरफील्ड विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस इन ओनली सर्कुलर पाथवे, नो, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस इन ओनली इलिप्टिकल, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस इन बोथ इलिप्टिकल एंड सर्कुलर पाथवे, थर्ड आंसर हो जाएगा। हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ, समरफील्ड, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका पूरा का पूरा 36 का भी फोर्थ आंसर। इस तरह से ये आपकी DPP3 अपन ने सॉल्व की। अब आ जाइए समरफील्ड मॉडल तक, समरफील्ड मॉडल तक पूरा कंप्लीट होने के बाद समरफील्ड मॉडल दिया जा चुका था, बहुत सारी कमियां बोहर मॉडल की दूर हो गई थी, लेकिन अभी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम वो की वो थी, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा ही एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, उनका फाइन स्पेक्ट्रा तो छोड़ो, उनका लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। MVR इक्वल टू NH/2π कैसे आया ये पता नहीं चल रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के, हीलियम के, लिथियम के, इसका मतलब हम वो समझ ही नहीं पाए हैं। ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियो होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां से एटॉमिक साइंस में इंट्रोड्यूस होती है, एंटर होती है क्वांटम साइंस। क्वांटम साइंस है क्या, पहले हम एटॉमिक साइंस में क्वांटम साइंस का यूज करने से पहले हम क्वांटम साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्वांटम साइंस होती क्या है, इसके बारे में क्या पता चला साइंटिस्ट को, कैसे पता चला। देखिए हम ये मानते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल साइंस बोल दो, क्लासिकल फिजिक्स बोल दो, क्लासिकल मैकेनिक्स बोल दो, है ना। क्लासिकल साइंस या क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स का ये मानना था कि नेचर में दो तरह की इंटाइटीज है, इंटाइटीज ऑफ नेचर। एक तो प्योर मैटर है और एनर्जी है, और एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म है वेव एनर्जी।
प्योर वेव। नेचर की जो एंटाइटी मैटर है वो प्योर मैटर है, उसमें वेव कैरेक्टर नहीं होगा। जो वेव है वो प्योर वेव है, उसमें मैटर कैरेक्टर नहीं होगा। मैटर जो है वो मास रखेगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाइज स्पेस। जहां यूनिवर्स के जिस जगह पर कोई एक मैटर पार्टिकल रह रहा है वहां दूसरा नहीं रह सकता, उसके पास रह सकता है लेकिन उस जगह नहीं हो सकता, और उसमें मास होता है, मास होता है और वेलोसिटी आने से उसमें मोमेंटम हो जाता है। तो इस तरह से हम मानते थे। प्योर वेव जो होती है उसमें मास नहीं होता, वो कोई पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। जिस स्पेस के जिस जगह पर कोई एक वेव रह रही है वहीं पर सेम साइमल्टेनियसली उसी स्पेस पर दूसरी वेव रह सकती है। वेव का सुपर इंपोजिशन हो सकता है। वेव जो होती है वो इंटरफेरेंस शो करती है। ये वेव जो है वो रिफ्लेक्शन 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 रिफ्रैक्शन शो करती है ना। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, ये वेव कैरेक्टर्स माने गए। डिफ्रैक्शन शो करती है। ये क्या होते हैं रिफ्लेक्शन, तो आप छोटी क्लासेस में जानते हो। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के बारे में आप थोड़ी अभी 11-12 में फिजिक्स में पढ़ोगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपर इंपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपर इंपोजिशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वहां पर जो है ना वो क्रस्ट और ट्रफ सुपर इंपोज होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां क्रस्ट, एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ, है ना, हिंदी बोलते हैं एक का स्रंग दूसरे के गर्त के साथ। क्रस्ट को बोलते हैं स्रंग और ट्रफ को बोलते हैं गर्त, है ना। तो इंटरफेरेंस जो है वो वेव का, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पूरे चैप्टर्स आएंगे आपके, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। तो अभी ये वेव कैरेक्टर है। वेव में मास नहीं होता। वेव के अंदर, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म है। वेव दो तरह की होती है, इलास्टिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलास्टिक वेव जिनको प्रोपागेट होने के लिए, वेव एनर्जी का एक फॉर्म है। वेव मोशन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेथड है। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वेव मोशन इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब वेव मूव करती है तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, क्योंकि वेव खुद एनर्जी है। अब वेव जब मोशन करती है तो दो तरह की वेव्स होती है। एक ऐसी वेव्स होती है जिनको मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, जो पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल के थ्रू मूव करेगी। अब मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के चारों तरफ ऑसिलेट करने लग जाएंगे और वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, वेव मोशन होता रहेगा। ऐसी वेव्स को बोलते हैं जो विच नीड्स मीडियम फॉर द प्रोपागेशन आर कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। एंड जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, जो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से वेव्स के दो टाइप बनाए गए। वेव के लिए हाइगेंस ने पूरी वेव साइंस दी। इनका बिहेवियर जानने के लिए, जब ये मूव करते हैं तो क्या करेंगे, दो पार्टिकल टकराते हैं, दो मैटर पार्टिकल टकराते हैं तो क्या करेंगे, इनके अंदर कितना मोमेंटम आएगा, मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे बदलेगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे बदलेगी, दो पार्टिकल टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्टेंटली क्या होगा, इन सब की साइंस बनाई न्यूटन ने। इनका जब मोशन होता है, इनका जब मूवमेंट होता है, ये जब स्टेशनरी फेज से मोशन फेज में आते हैं, मोशन फेज में से स्टेशनरी फेज में आते हैं तो डी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है तो कितनी वेलोसिटी आएगी, कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना मोमेंटम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा 11th का आपके जो शुरुआत के 5-6 चैप्टर है जिसको न्यूटन फिजिक्स बोलते हैं, न्यूटन्स मैकेनिक्स के चैप्टर्स बोलते हैं, वो सारे के सारे में मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मैटर क्या होता है, मैटर का बिहेवियर क्या होता है, मैटर के बिहेवियर को पहचानने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज बनाई, फॉर्मूलाज बनाए साइंटिस्ट न्यूटन ने। तो न्यूटन ने इनकी मैकेनिक्स बनाई, जो मैटर की मैकेनिक्स है, पार्टिकल की मैकेनिक्स है, मास पार्टिकल की, चाहे वो छोटा से छोटा मास पार्टिकल हो चाहे बड़े से बड़ा हो। और हाइगेंस ने इनकी साइंस बनाई। वेव के बारे में ज्यादा स्टडी किया साइंटिस्ट हाइगन ने, इनके बिहेवियर को जानने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बनाई और इनके फॉर्मूलाज दिए, हाइगेंस फॉर्मूला फॉर वेव, और वो हाइगेंस साइंस कहलाती है, हाइगेंस मैकेनिक्स कहलाती है, वेव की मैकेनिक्स। इस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स का ये मानना था कि देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स के 3 फंडामेंटल थ्योरीज है, 3 फंडामेंटल उसकी विश्वास है, उसके मत है। क्लासिकल साइंस, क्लासिकल मैकेनिक्स मानता है कि only two types of entities are present
in nature, matter and energy, जिसका एक फॉर्म है वेव। एनर्जी का एक फॉर्म है वेव। ये जो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स है, मेनी फॉर्म्स, इन मेनी फॉर्म्स, एंड वन फॉर्म इज वेव। दूसरा ये मानना था कि मैटर कैरेक्टर अलग है, वेव कैरेक्टर अलग है। मैटर कैन नॉट हैव वेव कैरेक्टर्स as well as waves cannot have matter characters। भाई जो मैटर है वो प्योर मैटर है, जो वेव है वो प्योर वेव है। वेव में कभी मैटर कैरेक्टर नहीं होंगे, उसमें कभी मास नहीं होगा, उसमें कभी जो जो डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस दिखला रहा है वो वेव है। और वो कभी एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो जो है उसमें कभी मास नहीं होगा। और जो मैटर है वो इंटरफेरेंस शो नहीं करेगा, वो डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, वो वेव कैरेक्टर है। नेचर का टोटल मास अलग से कांस्टेंट है, नेचर की टोटल एनर्जी अलग से कांस्टेंट है। बोथ ऑल मैटर ऑफ यूनिवर्स is constant as well as whole energy of universe is constant। and इसी में लिख देते हैं and मैटर का एनर्जी में और एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। भाई अगर पॉसिबल होता तो फिर मैटर यूनिवर्स का कांस्टेंट कैसे होता अलग से? एनर्जी, अगर मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता था, एनर्जी, ये मानना था कि भाई मैटर भी अलग से कांस्टेंट है। जब यूनिवर्स बना तो टोटल मैटर बन गया, टोटल एनर्जी बन गई। एनर्जी मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। मैटर जो है वो एलिमेंट्स से बना है, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं। ये दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। जो मैटर है वो हमेशा मैटर रहेगा, जो एनर्जी है वो हमेशा एनर्जी रहेगी, और दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। और जो मैटर है वो उसमें कभी वेव कैरेक्टर नहीं होंगे, और जो वेव है उनमें कभी मैटर कैरेक्टर नहीं होंगे। नेचर में दो टाइप की इंटाइटीज है, मैटर और एनर्जी, और इनका आपस में जो मैटर हो गया ना, फिर वो हाइगेंस साइंस को फॉलो नहीं करेगा, वो न्यूटन मैकेनिक्स को फॉलो करेगा। और जो वेव हो गया फिर वो हाइगेंस साइंस को फॉलो करेगा, हाइगेंस के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा, वो कभी न्यूटन मैकेनिक्स उस पर नहीं लगा पाओगे। ऐसा मानना था। दिस वाज क्लासिकल मैकेनिक्स। 1900 तक यही चलता रहा। लोगों को, साइंटिस्ट को, फिजिक्स के लोगों को, साइंस के लोगों को यही लगता रहा कि ये बात बिल्कुल सही है। 1900 के बाद कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनन हमें नेचर में ऑब्जर्व हुए जिन्होंने इस भ्रांति को, इस धारणा को तोड़ा। फिनोमिनन, नेचुरल और फिजिकल फिनोमिनन which challenged classical mechanics और क्लासिकल फिजिक्स। वो घटनाक्रम जिन्होंने चिरसम्मत विज्ञान को, चिरसम्मत भौतिकी को, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल साइंस को चैलेंज किया। जो वो फिनोमिनन जो उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाए, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, न्यूटन मैकेनिक्स के द्वारा, इस सोच के द्वारा कि मैटर मैटर ही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं सकता। मैटर से रिलेटेड एनर्जी हो सकती है लेकिन मैटर खुद एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एनर्जी कभी मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये जो धारणा थी, इन धारणाओं से, इन प्रिंसिपल से, इस मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स से हम इन बातों को समझ नहीं पाए। सबसे पहला एक रेडिएशन से रिलेटेड फिनोमिनन था, फिनोमिनन रिलेटेड टू रेडिएशन, फिनोमिनन रिलेटेड टू रेडिएशंस
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फिनोमिनन्स रिलेटेड टू मैटर, एक फिनोमिनन खोजा गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बारे में आप पूरा फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन चैप्टर आएगा 11th के अंदर ही आएगा, वहां पर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिजिक्स के सर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जो बिहेवियर मिल रहा था रेडिएशंस का, वो क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाया नहीं जा रहा था, हाइगन्स थ्योरी से समझाया नहीं जा रहा था, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी से समझाया नहीं जा रहा था। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी भी, हाइगन्स की जो वेव थ्योरी है वो भी आती है। हाइगन्स की वेव थ्योरी सारी वेव्स पर एप्लीकेबल थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर थोड़ा अलग था, तो उनको समझाने के लिए साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया। उसने कहा हाइगन्स जो कहता है उसमें थोड़ी सी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके अंदर हाइगन्स बिहेवियर भी है, लेकिन इनसे थोड़ी अलग बात भी है, ये इलास्टिक वेव नहीं है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कंटिन्यूअस वेव है। तो आप यूं समझ लीजिए कि हाइगन्स वेव थ्योरी एंड मैक्सवेल थ्योरी दोनों मिला करके क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाएगी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेव कहलाएगी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेव्स कहलाएगी, है ना। हाइगन्स थ्योरी एंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उससे एक्सप्लेन नहीं हुआ। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उससे क्यों एक्सप्लेन नहीं हुआ, वो आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक और फिनोमिनन जिसको आप अपन थोड़ा सा केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, हल्का सा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में पूरा चैप्टर है 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं हुआ, मैक्सवेल थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं हुआ, हाइगन्स थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें से हम केमिस्ट्री में इसको थोड़ा सा समराइज्ड वे में पढ़ेंगे, हल्का सा पढ़ेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन देखेंगे, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये और ये भी तीनों डिटेल में आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। ये तीन ऐसे फिनोमिनन थे, लाइट से रिलेटेड फिनोमिनन थे, रेडिएशन से रिलेटेड फिनोमिनन थे, वेव से रिलेटेड। लाइट को वेव है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स, है ना, जिनको हम प्योर वेव मानते थे, उनके अंदर ये बिहेवियर है, उनके रिलेटेड ये फिनोमिनन मिले। इन फिनोमिनन को हाइगन्स थ्योरी से और मैक्सवेल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। मैक्सवेल थ्योरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सबको एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। समझ में आई बात ये। इधर कुछ और फिनोमिनन मिल रहे थे मैटर से रिलेटेड एक फिनोमिनन मिला हमें, न्यूक्लियर फिशन। एक और फिनोमिनन मिला हमें, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मास लॉस होता था, और सारी हमने न्यूटन्स मैकेनिक्स लगा दी, लेकिन न्यूक्लियर फिशन एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से मिल रही है फिशन के अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन कहां, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है, जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी, इतनी एनर्जी कहां से आ रही है। अगर उस मैटर की सारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, रेडिएशन में कन्वर्ट कर दें, तो भी इतनी नहीं मिलेगी, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी मिल रही है। ये कैसे मिल रही है, न्यूटन मैकेनिक्स से, मैटर की, प्योर मैटर की मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। ये पांचों, तीन रेडिएशन से रिलेटेड फिनोमिनन और दो मैटर से रिलेटेड फिनोमिनन ने साइंटिस्ट को सोचने को मजबूर किया कि मामला कुछ अलग है नेचर का, नेचर को अभी तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और इनको मानने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इन फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ नई सोच डेवलप करनी पड़ी, और वो नई सोच थी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ने इन बातों को एक्सप्लेन किया।
क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल बने, हमें यह मानना पड़ा कि नेचर में दो तरह की इंटाइटीज नहीं है, नेचर में तीन तरह की इंटाइटीज है। प्योर मैटर और प्योर वेव के साथ साथ, प्योर मैटर और प्योर वेव के साथ साथ एक तीसरी टाइप की इंटाइटी और नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो मैटर वेव है, जो एट द सेम टाइम मैटर है, एट द सेम टाइम वेव है, जिसमें मैटर और वेव दोनों कैरेक्टर है। जो मैटर है जिसमें वेव कैरेक्टर है, या जो वेव है जिसमें मैटर कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर है। नेचर में दो तरह की इंटाइटीज नहीं है, तीन तरह की इंटाइटीज है। दूसरा, इस सोच में बदलाव किया गया कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। टोटल मास ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं है, मास घट सकता है यूनिवर्स का, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी घटेगी तो मास बढ़ जाएगा। टोटल मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, और जो प्योर एनर्जी का फॉर्म रह रहा है, वेव एंड एक्सेट्रा अदर फॉर्म, वो मिला के कांस्टेंट है। टोटल मास एनर्जी कंजर्वेशन है, मास एनर्जी प्लस एनर्जी का कंजर्वेशन है, ना केवल मास का कंजर्वेशन नहीं है, केवल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है। नेचर में ऐसी फिनोमिनन हो रहे हैं जिससे मास एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। न्यूक्लियर फिशन जहां भी हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन जहां भी हो रहा है, स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहां मास एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। वो टोटल मास भी पहले एनर्जी था, नेचर में पहले एनर्जी बनी, कुछ एनर्जी फिर मास में कन्वर्ट हो गया, वो मास अब वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल मास प्लस एनर्जी का जो सम है, एनर्जी के फॉर्म में, मास को भी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसको बोलते हैं मास एनर्जी, और वो आइंस्टाइन ने बताई mc² होती है। एम मास से रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी, मास एनर्जी कितनी होगी, mc²। अगर वो एम मास पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो E = mc² एनर्जी मिल जाएगी। तो इस मास एनर्जी को भी उस एनर्जी में जोड़ दिया जाए तो उन दोनों का सम कांस्टेंट है यूनिवर्स में। तो ये नई सोच आई, और ये नई सोच प्रैक्टिकली कहां लागू होती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, और वो कहलाती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इन नेचुरल फिनोमिनन और इसके जैसे और भी कई फिनोमिनन हैं, इनको समझाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स अनफिट थी, अयोग्य थी, और इनको समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस की गई, जिसके इनिशियल साइंटिस्ट कहलाते हैं मिस्टर मैक्स प्लैंक, फिर उसके बाद आते हैं आइंस्टाइन, फिर उसके बाद आते हैं डी ब्रॉगली, फिर उसके बाद आते हैं हाइजेनबर्ग, फिर उसके बाद आते हैं श्रोडिंजर। ये सारे साइंटिस्ट क्वांटम साइंस के जनक कहलाते हैं। इन्होंने क्वांटम साइंस को देना चालू किया। उन्होंने ये माना कि वेव्स में भी पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल्स में भी वेव नेचर है स्पेसिफिक कंडीशंस में, और इनके इस क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल दिए गए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को वन बाय वन, एक तो पहले तो इस फिनोमिनन को पढ़ेंगे, फिर फिशन और फ्यूजन को भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे, और उसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, और उसके बाद में हम एटॉमिक साइंस के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात ये? तो ये सारी बातें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से।